हेलो प्यारे बच्चों। अब जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि वैद्युत रसायन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि इसमें बात आ रही है कि रासायनिक क्रिया के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन, मतलब किसी रासायनिक क्रिया से वैद्युत ऊर्जा अर्थात यही बिजली, इसका उत्पादन। भाई तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है और होता भी है। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो सेल होते हैं या बैटरियां जो होती हैं, अरे भाई जैसे टॉर्च का सेल, घड़ी का सेल या मोबाइल में जो सेल बैटरी लगी होती है, ये जितने भी सेल या बैटरी हैं, इनमें रासायनिक क्रिया के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन ही तो होता है। अब रासायनिक क्रिया के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, अर्थात सेल कैसे कार्य करते हैं, बैटरियां कैसे कार्य करती हैं, इसको विस्तार में समझने के लिए पहले इससे संबंधित कुछ बुनियादी बातों को, कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोड विभव की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो दरअसल ये देखा गया कि जब भी किसी धातु की छड़ को, किसी भी मेटल की रोड को, धातु जैसे आप जानते हैं जिंक, कॉपर, निकिल, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं हैं। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के जली विलयन में डाला जाता है, ध्यान देंगे शब्दों पर, जब भी किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्ट के जली विलयन में डाला जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो ऋणावेशित हो जाती है और या फिर धनावेशित हो जाती है। अर्थात धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो दरअसल ये देखा गया कि जब जिंक की छड़, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के जली विलयन में डाला जाता है तो जिंक की जो छड़ है वो विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। स्वतः ही ये इसका नेचर, इसकी प्रकृति है कि जब भी जिंक यानी जस्ता की छड़ को जिंक सल्फेट, जिंक का ही एक लवण लेंगे, साल्ट लेंगे, जिंक सल्फेट, उसका जली विलयन में हमने जिंक की छड़ को डाल दिया तो पाया गया कि जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिंक की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार जिंक की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कह दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब जिंक की छड़ पर ये माइनस चार्ज आया क्यों? तो दरअसल में जैसा कि हम जान रहे हैं, जिंक की छड़ पर, जो जस्ता की छड़ है उस पर जस्ता के जिंक के परमाणु है, जिंक के परमाणुओं से जिंक की छड़ बनी हुई है। तो जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के जली विलयन में डाला जाता है तो जिंक की छड़ पर जो परमाणु हैं उनका एक्चुअली एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है। इसको सामान्य भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि वो घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, घुमक्कड़ी नेचर के होते हैं, आजाद होना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि उन्हीं के जैसे उनके जो जिंक धनायन है वो विलयन में आजादी से घूम रहे हैं और जिंक के परमाणु इस छड़ पर बंधे हुए हैं धात्विक बंध द्वारा। तो जिंक के परमाणु विलयन में घूमने के लिए जाने चाहते हैं। इसको रासायनिक भाषा में कहा जाता है कि जिंक का एक्चुअली वैद्युत विलयन जो दाब होता है, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन प्रेशर वह अधिक होता है, जिसके कारण जिंक के परमाणु इस क्षण पर से जिंक धनायन के रूप में, जिंक कैटायन के रूप में विलयन में चले जाते हैं। अब जिंक कैटायन के रूप में जिंक के परमाणु एक्चुअली होते क्या है कि जब जिंक कैटायन में बदलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं।
ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए ये इलेक्ट्रॉन इसी क्षण पर रह जाते हैं और जिंक धनायन, ये जो जिंक के परमाणु थे क्षण पर, वो धनायन के रूप में विलयन में चले गए और इस प्रकार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को क्षण पर छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण इस क्षण पर इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य हो जाता है, अधिकता हो जाती है और जिंक की क्षण पर नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार देखा गया है कि जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर की छड़ को उसी का कोई लवण, उसी का कोई साल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट के जली विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। यह इसका नेचर है, इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव है भाई। अब इस प्रकार कॉपर की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन विभव कह दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब इस पर प्लस चार्ज आया कैसे? तो एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर कॉपर आयनों का एक्चुअली एक परासरण दाब कहा जाता है इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर, कि कॉपर जो कैटायन होते हैं उनका परासरण दाब अधिक होता है, जिसके कारण कॉपर कैटायन इस क्षण पर जाकर चिपकने लगते हैं। लेकिन शर्त यही है कि कॉपर जो कैटायन है वो यहां कॉपर परमाणु के रूप में चिपक सकते हैं, तो मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कॉपर कैटायन जो होते हैं दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो कॉपर परमाणु के रूप में बदलकर क्षण पर एकत्रित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? इलेक्ट्रॉन तो जितने परमाणु थे हर परमाणु के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित फिक्स थी। लेकिन जैसा होता है कई बार कि मान लीजिए एक चेयर है, एक चेयर पर जनरली एक व्यक्ति बैठता है, लेकिन कई बार एडजस्टमेंट करते हैं, कोई आपका साथी अजीज कोई आ जाता है तो कहते हैं कि अरे यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो एक चेयर पर एडजस्ट करके दो लोग भी कभी कभी बैठ जाते हैं। ठीक वही बात इस कॉपर की छड़ पर उसी तरीके से होगा। जो कॉपर के आयन आ रहे हैं वो इन कॉपर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं और कॉपर परमाणु के रूप में इस क्षण पर एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह से जितने अब परमाणु हैं उनकी तुलना में ओवरऑल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। अब कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 जानते हैं आप, प्रत्येक परमाणु, जितने परमाणु उसी हिसाब से 29 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 29। लेकिन अब जो कॉपर कैटायन आ रहे हैं प्रत्येक कॉपर कैटायन के पास दो इलेक्ट्रॉन कम है, तो जब कमी वाले आकर एडजस्ट हुए तो अब ओवरऑल टोटल परमाणुओं की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने का मतलब इस रोड पर, इस छड़ पर प्लस आवेश आ जाता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जली विलयन में डाला जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो ऋणावेशित हो जाती है और या फिर धनावेशित हो जाती है, अर्थात धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। परिभाषा क्लियर? अब चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है? तो बस जैसा कि इलेक्ट्रॉन विभव के आगे मानक शब्द जुड़ गया, मतलब मानक परिस्थिति होगी, यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस होंगी, परिस्थितियां होंगी। तो दरअसल में ये देखा गया कि यदि जो विलयन है उसका कंसंट्रेशन बदल दें या ताप बदल दें तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान बदल जाया करता है। तो इसलिए अगर हम विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉन विभव की तुलना करना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड मानक कंडीशंस देनी पड़ेगी। अब इसके लिए देखा गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब अगर केल्विन में कहें तो 273 में 25 जोड़ दीजिए, मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, जो धातु आयनों की सांद्रता जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 ग्राम आयन, मतलब कि 1 लीटर में 1 ग्राम आयन उसके घुले होने चाहिए। तो जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डाला जाता है
धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। क्लियर हुई परिभाषा? पुनः एक बार सुन ले, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है क्या, तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाता है या कहते हैं। परिभाषा क्लियर है एकदम? इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए, इत्मीनान से नोट कर लेना। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रॉन विभव है और मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, इन दोनों में संबंध वास्तव में क्या होता है, इससे संबंधित एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे नर्स्ट, NERNST, नर्स्ट वैज्ञानिक का नाम है, ये भौतिक विज्ञानी थे जर्मन देश के। उन्होंने विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रॉन विभव और उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव में क्या संबंध है, इससे संबंधित एक समीकरण दिया जिसे उनके नाम के आधार पर नर्स्ट समीकरण कह दिया जाता है। तो क्या है नर्स्ट समीकरण? कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन विभव बराबर होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log बेस 10 1 अपॉन M कैटायन की कंसंट्रेशन। क्लियर? जहां E या मानक इलेक्ट्रॉन विभव ये दोनों वोल्ट में नापे जाते हैं। R की वैल्यू, R का मतलब है गैस स्थिरांक, जिसका मान होता है 8.312 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। T परम ताप टेम्परेचर केल्विन में जितना भी दिया रहेगा। उसके अलावा F मतलब इसको बोलते हैं फैराडे स्थिरांक या फैराडे नियतांक, फैराडे कांस्टेंट। इसका मान होता है 96,487 कूलम्ब प्रति मोल। सुविधा के लिए न्यूमेरिकल करते समय 96,500 कूलम्ब प्रति मोल इसकी वैल्यू लिख दी जाती है। क्लियर है? और N क्या है? इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया, जो इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, कुल कितने इलेक्ट्रॉन, जो भी संख्या होगी वो N को रिप्रेजेंट करती है। और N पॉजिटिव आयन मतलब M कैटायन का मतलब है विलयन में धातु आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता है। अब इस समीकरण को, जो नर्स्ट समीकरण है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर हम इस प्रकार सरल रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से इसको भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में नर्स्ट समीकरण ही पूछ लिया जाता है कि नर्स्ट समीकरण इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव के संबंध में क्या है, उसको लिखिए। तो इसको लिखकर इसकी वैल्यूज आप ध्यान कर लेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो अब जैसा कि अभी हमने देखा कि धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डाले जाने पर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष यहां जिंक की छड़ ऋणावेशित हो गई, कॉपर की छड़ धनावेशित हो गई। यदि हम इनको किसी धातु तार द्वारा, सुचालक तार द्वारा, किसी धातु के तार द्वारा इनको आपस में जोड़ दें और दोनों विलयनों के बीच में हम एक साल्ट ब्रिज जोड़ दें, जिसको लवण सेतु भी कह दिया जाता है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड भरा होगा, तो ऐसी दशा में हम पाते हैं कि क्योंकि इस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ पर से कॉपर की छड़ पर जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें करंट यानी वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और करंट प्लस से माइनस की ओर यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत करंट बहने लगता है। हम जानते हैं वैसे भी इलेक्ट्रिक करंट को, क्या वैद्युत धारा का मतलब है आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगा तो इस प्रकार से ये सेल बन गया। इस सेल को ही हम लोग बोल देते हैं वोल्टेइक सेल या गैल्वेनी सेल। इसका एक और नाम है डेनियल सेल।
वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल का तो मतलब है एक्चुअली जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है उन्हें हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। एक्चुअली सेल दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल और एक गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या है कि ऐसे सेल जिनमें बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देकर रासायनिक क्रिया कराई जाती है उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। और वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या है? तो वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल जिनमें रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका एक उदाहरण है डेनियल सेल। क्लियर हो गया? अब इसी क्रम में अगर हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात करें कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव हमने विभिन्न तत्वों का मान लीजिए निकाल लिया, ज्ञात कर लिया, तो उससे फायदा क्या? तो दरअसल में विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करके, ध्यान देंगे शब्दों पर, विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव अब ज्ञात कैसे किए जाते हैं? तो इसके लिए दरअसल में जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विभव निकालना होता है उसके अर्धशेल को हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से जोड़ देते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में SHE मतलब शी भी कहा जाता है। भाई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव सुविधा के लिए 0 मान लिया गया है, 0 वोल्ट। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष ही विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात किए जाते हैं। अब किसी तत्व का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर लिया गया तो उसको मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में रखने पर तत्वों की एक श्रेणी बन जाती है, उसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है? अब विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जो प्राप्त हुई तत्वों की, उसमें जिस तत्व के मानक इलेक्ट्रॉन विभव, जिसे वास्तव में मानक अपचयन विभव भी कह दिया जाता है। अब यहां पर अपचयन विभव नाम आ रहा है तो अपचयन विभव आ रहा क्या होता है? तो दरअसल में जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसके विभव को ऑक्सीकरण विभव, तथा जिस इलेक्ट्रॉन पर अपचयन अभिक्रिया होती है उसके विभव को अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। अब जैसे इस डेनियल सेल में अगर हम देखें तो जिंक की छड़ पर जिंक के जो परमाणु थे वो जिंक कैटायन के रूप में विलयन में जा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जिंक के इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, अतः इसके विभव को ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे। क्लियर? और जिस भी इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, एनोड। क्लियर? एनोड यहां पर क्या है? ऋणावेशित। ये वोल्टेइक सेल का, गैल्वेनिक सेल का जो एनोड है वो कैसा है? ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो धनावेशित रहेगा। ये अंतर है दोनों में, ध्यान रखेंगे। बहरहाल अब कॉपर इलेक्ट्रॉन पर हम देखें तो कॉपर इलेक्ट्रॉन पर जैसा कि हम लोग पाते हैं कि इसमें जो कॉपर के एटम रहते हैं, अगर हम कॉपर के एटम की बात करें तो कॉपर के जो कैटायन थे वो 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर परमाणु में बदलते हैं इस छड़ पर। तो यहां पर कॉपर के कैटायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणु बन रहे हैं, यानी यहां पर आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन, रिडक्शन कहलाता है। तो इस कॉपर इलेक्ट्रॉन पर अपचयन की क्रिया हो रही है। क्लियर है? तो जिस इलेक्ट्रॉन पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड को बोला जाएगा कैथोड। और कैथोड वास्तव में कैसा है? गैल्वेनिक सेल का, वोल्टेइक सेल का धनावेशित। क्लियर है? जबकि विद्युत अपघटनी सेल का जो कैथोड होगा वो ऋणावेशित रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो विद्युत अपघटनी सेल और वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल में अगर अंतर की बात करें तो मुख्य रूप से मैंने 2 अंतर अभी आपको बताया। क्या? कि जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक क्रिया कराई जाती है। जबकि जो वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल हैं उनमें
रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा अंतर, जो विद्युत अपघटनी सेल है उनमें जो एनोड होगा, विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड कैसा रहेगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि धनावेशित। और जो विद्युत अपघटनी सेलों का कैथोड होगा वो ऋणावेशित होगा। जबकि वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल, जो कि आपके सामने यहां डेनियल सेल बना हुआ, ये एक प्रकार का वोल्टेज सेल ही है, इसमें एनोड कैसा है, ऋणावेशित, और कैथोड कैसा है, धनावेशित। और एनोड कैथोड कहते किसे हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया होती है, उसे एनोड कहा जाता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया होती है, उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। अंतर क्लियर? तो चलिए, हम बात कर रहे थे अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में विभिन्न तत्वों की इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करके उन्हें क्रम से रखने पर श्रेणी प्राप्त हुई। अब जिस तत्व के मानक इलेक्ट्रॉन विभव या कहा जाए मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा, ध्यान देंगे, उसकी ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू जितनी अधिक होगी वह उतना अधिक क्रियाशील होगा, वह उतना अधिक अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिस तत्व के मानक इलेक्ट्रॉन विभव का धनात्मक मान जितना अधिक होगा वह उतना कम क्रियाशील, उतना कम अपचायक, या कह लीजिए उतना प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का यह सबसे बड़ा लाभ है कि उससे हमें तत्वों की सक्रियता, क्रियाशीलता के बारे में पता चल जाता है, तत्वों की अपचायक क्षमता के बारे में पता चल जाता है। कैसे? जिस तत्व के मानक इलेक्ट्रॉन विभव का यानी मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना ज्यादा रहेगा वो उतना प्रबल अपचायक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऋणात्मक मान कम या धनात्मक मान अधिक होगा तो वो दुर्बल अपचायक लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अगर धनात्मक मान ज्यादा है मानक इलेक्ट्रॉन विभव का। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इनको आप नोट कर लीजिए। और इस तरह से सेल का जो शुरुआत है, प्रारंभिक रूप सेल का यही है। इसी के बाद इसमें कुछ सुधार करके इसको सुविधाजनक बना करके विभिन्न प्रकार के सेल निर्मित किए गए हैं। टॉर्च के सेल, घड़ी का सेल, या इसी तरह से ईंधन सेल, रॉकेट वगैरह में जो लगाए जाते हैं, फ्यूल सेल जिनको कहा जाता है, या बैटरियां जो होती हैं कार ट्रक वगैरह में लगती हैं, उन सब का बुनियादी रूप वास्तव में ये डेनियल सेल जो आपके सामने है यही है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बखूबी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें अधिक से अधिक, और अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।